हैरत में गुम हो जाइए कि जब पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली तोड़ी जा रही थी तो जमहूरी सियासत के बड़े बड़े नाम हुसैन शहीद सहरवर्दी के नक्शे कदम पर चलते हुए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के इस इक़दाम की हिमायत कर रहे थे। महमूद अली कसूरी, जिसने 1973 के आइन का मुसव्वदा तैयार किया था, इसका भी कहना था कि इस असेंबली के मसनूई तसलसल ने इसे गैर नुमाइंदा करार दे दिया है। ऐसे ही सियासतदानों के गिरोह की हिमायत के बल बोते पर गुलाम मोहम्मद ने एक काबीना का ऐलान कर दिया जिसे बासलाहियत लोगों की काबीना का नाम दिया गया। मौजूदा दौर में उसे टेक्नोक्रेट काबीना कहते हैं। उस काबीना में बाकायदा वर्दी में मलबूस अफवाजी पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को वजीर दिफा बनाया गया और एक कामयाब ब्यूरोक्रेट सिकंदर मिर्जा को वजीर दाखिला। ज़बान व बयान और असलूबी गुफ्तगू के एतबार से सिकंदर मिर्जा से राना सनाउल्लाह तक आज भी वजीर दाखिला के तर्ज़े गुफ्तगू में कुछ फर्क नजर नहीं आता। सिकंदर मिर्जा ने कहा, बाज़ गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में जमहूरियत अभी सीखने सिखाने के मरहले से गुजर रही है और जब तक ये सियासतदान इस अमल से गुजर रहे उन्हें कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अवाम तो गुंडों और बदमाशों को मुंतखब करके असेंबली में भेज देते हैं। ये बदमाश सब कुछ खराब कर देते हैं और इस खराबी को ठीक करना हमारा काम है। यूं वजीर दाखिला ने हल्फ उठाते ही असेंबली के चारों तरफ पुलिस पहरे बिठा दिए और उसके दरवाजे पर ताले लगा दिए। स्पीकर असेंबली मौलवी तमीजुद्दीन की रहाइशगाह के सामने भी पुलिस बिठा दी गई। इसकी वजह यह थी कि स्पीकर ने इस मुअत्तल शुदा असेंबली का इजलास बुलाने की कोशिश की थी। मौलवी तमीजुद्दीन ने भेस बदला और घर के पिछले दरवाजे से रिक्शे में बैठकर हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां वो उस वक्त तक लाइब्रेरी में बैठे रहे जब तक अदालत ने फरीकैन को नोटिस नहीं जारी कर दिए। पूरे मुल्क में एक ऐसा खौफ था कि मौलवी तमीजुद्दीन को बहस के लिए वकील भी बरतानिया से बुलाना पड़ा। अदालती आलिया सिंध ने केस सुना और चीफ जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन समेत जस्टिस विलानी, जस्टिस मोहम्मद बच्चल और जस्टिस मोहम्मद बख्श ने मुत्तफिका फैसला दिया कि गवर्नर जनरल को असेंबली तोड़ने का कोई इख्तियार नहीं था और मौजूदा काबीना भी गैर कानूनी है, क्योंकि आइन की रूह से जो असेंबली का रुकन नहीं है वो वजीर नहीं बन सकता और इस काबीना में तो सिविल ब्यूरोक्रेसी का नुमाइंदा सिकंदर मिर्जा और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का नुमाइंदा जनरल अयूब खान शामिल थे। ये फैसला इस नौज़ायदा मिल्क पाकिस्तान की अदलिया की पहली और आखिरी आज़ाद, खुद मुख्तार और तवाना आवाज थी। इस पूरे अमल से एक सियासी शख्सियत उभर कर सामने आई और तारीख में निशान छोड़ गई। इसका नाम मौलवी तमीजुद्दीन था। लेकिन इसी आज़ाद फैसले के बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक तारीख बाब शुरू हुआ। इसका दरवाज़ा तारीख के सबसे मुतनाज़ा चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने खोला और मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को एक ऐसी तंग व तारीक सुरंग में उतार गया जिससे बाहर निकलने का रास्ता अभी तक नहीं मिल सका। गुलाम मोहम्मद की हुकूमत फौरन सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद फेडरल कोर्ट में अपील में चली गई। उस वक्त मुल्क की सबसे आला अदालत फेडरल कहलाती थी और उसके साथ सुप्रीम का लफ्ज चस्पा नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने कहा, हमारे सामने 3 रास्ते हैं, जहां से चले थे वहीं वापस चले जाएं। बहरान से निकलने के लिए कानूनी पुल बनाएं और इस गहरी खाई में कूद पड़ें। इसके बाद इसने अपनी दानिस्त में बहरान से निकलने के लिए एक ऐसा पुल बनाया जिसे आने वाली अदालतों ने मुसलसल गुजरगाह बना लिया और इस रास्ते से हर आमिर और डिक्टेटर के इक़दामात को जवाज फराहम किया। नजरिया ज़रूरत की इस तख्लीक से जस्टिस कार्नीलस और जस्टिस मोहम्मद शरीफ ने इख्तिलाफ किया। अब सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर अदालती छतरी के तहत आ गई। ठीक 3 साल बाद जब ये मुल्क 1956 में अपना पहला दस्तूर बनाकर इलेक्शनों की गहमा गहमी में मसरूफ था
تو ब्यूरोक्रेसी के सीनियर पार्टनर सिकंदर मिर्जा ने जूनियर पार्टनर जनरल अयूब खान से मिलकर 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा दिया। इस वक्त तक सिविल ब्यूरोक्रेसी सीनियर पार्टनर थी, इसीलिए अयूब खान ने लिखा है कि मैंने सदर से कहा तब्दीली लाना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर खुदा नखास्ता हमें खुद ये तब्दीली नाफिज करना पड़ेगी। अमरीकी सिक्योरिटी पेपर्स ने अब ये राज भी खोल दिया है कि 5 माह पहले यानी मई 1958 को अयूब खान और सिकंदर मिर्जा के साथ अमरीकी सफीर की मुलाकातों में ये तय हो गया था कि पाकिस्तान सिर्फ आमिराना निजाम में ही चल सकता है। मार्शल लॉ के खिलाफ उसी जस्टिस मुनीर की अदालत में 4 अपीलें दायर हुईं। नए आइन के मुताबिक अब फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाम से पहचानी जाने लग गई थी। इस केस को रियासत बनाम डोवसो कहा जाता है। चीफ जस्टिस मुनीर ने लिखा कि फौजी बगावत कामयाब हो चुकी है और आजमाइश पर पूरी उतर चुकी है, और अब उसे एक बुनियादी कानून की हैसियत हासिल हो चुकी है। हर कामयाब इनकलाब को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाता है। ऐसा इनकलाब अज़ खुद कानून साज इदारे में बदल जाता है। इस दफा जस्टिस कार्निलस भी राम हो गया और उसने फैसले का साथ दिया। ये फैसला 27 अक्टूबर 1958 की सुबह को जारी हुआ, और उसी रात जो असल कुव्वत का मालिक था यानी जनरल अयूब खान, उसने सिकंदर मिर्जा को कान से पकड़कर ईवान सदारत से निकाला और खुद कुर्सी सदारत पर जा बैठा। आज इस अदालती तहफ़्फ़ुज़ाती गठजोड़ को इस मुल्क के मामलात पर मुसल्लत हुए 65 साल हो गए हैं, और हमें इस मुहीब साए से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जस्टिस कार्निलस ने एक दफा कहा था कि अब तो जजों की फहरिस्त में ऐसे नाम पढ़ने को मिलते हैं कि जैसे नाम हम कभी FIRs में पढ़ा करते थे। पाकिस्तान की तबाही की दास्तान ऐसी है कि इसमें तमाम इदारों ने बैक वक्त अपनी तबाही के सफर का आगाज किया। आज पार्लियामेंट, अदालत, एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी सब के सब बेतौकीर होकर रह गए। पाकिस्तान का मौजूदा बहरान इस नहज पर आ पहुंचा है कि किसी एक इदारे पर तमाम गिरोह मुत्तफिक नहीं हो सकते। दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में अदालत वो आखिरी इदारा समझा जाता है जिसके फैसलों के बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है और सब गिरोह उसे बखुशी तस्लीम करते हैं। 24 फरवरी 1803 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने अमेरिकी कांग्रेस के एक एक्ट को गैर कानूनी करार देकर मनसूख किया, और साथ ही लिखा कि हमारे सियासी नुमाइंदगान इस कदर बालिग नजर नहीं हुए कि हम रियासत के तमाम मामलात मुकम्मल तौर पर उन पर छोड़ दें। यहीं से तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक के अदालती निज़ाम में अदलिया की निगरानी का तसव्वुर उजागर हुआ। ये फैसला मशहूरी आम मार्बरी वी मेडिसन केस के नाम से याद किया जाता। दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसे सियासी बहरान आते रहते हैं, लेकिन इन ममालिक की बका और सलामती इसी बात में छुपी होती है कि उन्होंने अपनी आला अदालतों को सियासी भर्तियों और मंजूर नजर अफराद के जरिए कभी मुतनाज़ा नहीं बनाया होता। यही वजह है कि उनके यहाँ आखिरी और हतमी फैसला अदालत करने के काबिल होती है। हमने अपने अदालती निज़ाम में जो कांटे बोए थे, आज उनकी वजह से हमारा सारा लिबास तार तार हो चुका है।